साथियों, बात लॉर्ड मिंटो के समय की चल रही है, जब वह भारत का अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। उसके समय की दूसरे देशों के साथ उसकी नीति को बयान करने से पहले हमें मार्क्वेस वेलेस्ली की परराष्ट्र नीति को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ किए गए कामों से मिंटो के समय के हालातों को ठीक ठीक समझा जा सके। साथियों, मार्क्वेस वेलेस्ली के समय ज़मान शाह अफ़गानिस्तान का बादशाह था। सिंध और पंजाब के सूबे अफ़गानिस्तान के सामंत थे और ज़मान शाह के ब्रिटिश भारत पर हमला करने की कई खबर उड़ चुकी थी। इसके लिए मार्क्वेस वेलेस्ली ने 3 मुख्य उपाय किए थे। पहला, उसने ईरान के बादशाह बाबा खां के पास अपने विशेष दूत भेजकर बाबा खां को धन का लोभ दिया और उसे अपने सहधर्मी और पड़ोसी अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। दूसरा, सिंध और पंजाब के नरेशों को ज़मान शाह के विरुद्ध भड़काया और तीसरा, ईरान के ही ज़रिए अफ़गानिस्तान में आपसी फूट डलवाई और ज़मान शाह के विरुद्ध साजिशें करवाई थी। 8 अक्टूबर सन 1798 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने बम्बई के गवर्नर डंकन को लिखा था कि मैं आपसे सहमत हूं कि आपने बुशायर में रहने के लिए जिस देसी एजेंट को नियुक्त किया है, उससे वह काम बहुत अच्छी तरह निकाला जा सकता है जिसका आपने अपने पत्र में जिक्र किया है। और चूंकि हिंदुस्तान पर ज़मान शाह के हमले की संभावना बहुत बढ़ती हुई मालूम होती है, इसलिए मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके मेहदी अली खां को बाबा खां के दरबार में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। निसंदेह यह बहुत ही ज़रूरी है कि उस मुल्क में इस तरह की आफत खड़ी कर दी जाए जिससे विवश होकर ज़मान शाह या तो इधर हमला करने का इरादा छोड़ दे, वरना यदि रवाना हो चुका हो तो वापस लौट जाए। कंपनी का यह देसी एजेंट मेहदी अली खां एक ईरानी अमीर था जो हिंदुस्तान में बस गया था। बुशायर से उसने ईरान के बादशाह बाबा खां के नाम अनेक पत्र लिखे, जिनमें अनेक कल्पित घटनाएं बयान करके उसने बाबा खां को ज़मान शाह के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न किया। बाबा खां शिया संप्रदाय का और अफ़गानिस्तान का बादशाह सुन्नी था। मेहदी अली खां ने ईरान के बादशाह को लिखा कि काबुल के बादशाह के सुन्नी अफ़गानों ने लाहौर के शिया मुसलमानों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए हैं कि वहाँ के हज़ारों शिया मुसलमानों ने भाग भाग कर अंग्रेज़ों के इलाकों में पनाह ली है, इसलिए ज़मान शाह को दबाना दीन की खिदमत करना है। मेहदी अली खां के बेधड़क झूठ बोलने की एक छोटी सी मिसाल यह है कि उसने ईरान के बादशाह को लिखा कि अंग्रेज़ कंपनी के 700 बहादुर सिपाहियों ने सिराजुद्दौला के 3 लाख सिपाहियों को हरा दिया। मालूम होता है कि मेहदी अली खां की बातों का ईरान के बादशाह पर खासा असर हुआ था। सन 1799 की शरद ऋतु में बादशाह ने मेहदी अली खां को मिलने के लिए तेहरान बुलाया। मेहदी अली खां ने शाह और उसके दरबारियों को बड़ी बड़ी नज़रें देने में बहुत सा धन खर्च किया था। निसंदेह यह सब धन भारत के कोष का था। इसके बाद मेहदी अली खां अपना काम करके बुशायर लौट आया। मेहदी अली खां के काम को पक्का करने और अफ़गानिस्तान के विरुद्ध ईरान के साथ संधि करने के लिए सन 1799 के अंत में मार्क्वेस वेलेस्ली ने सर जॉन मैल्कम को, जो उस समय कप्तान मैल्कम था, अपना विशेष दूत नियुक्त करके ईरान भेजा। गवर्नर जनरल की ओर से उसके फौजी सेक्रेटरी कर्नल कर्कपैट्रिक ने मैल्कम के नाम 10 अक्टूबर सन 1799 को एक लंबा पत्र लिखा, जिसे मैल्कम को ईरान में काम करने के लिए आदेश दिए गए। यह पत्र इतने महत्व का है कि यहाँ उसके कुछ वाक़या बयान करना आवश्यक है। कर्नल कर्कपैट्रिक ने मैल्कम को लिखा था कि बम्बई में गवर्नर और उसकी काउंसिल से आपको उन सब पत्रों की नकलें मिलेंगी जो गवर्नर और मेहदी अली खां के बीच आए गए हैं। मेहदी अली खां एक देसी एजेंट है जिसे कुछ दिनों से मिस्टर डंकन ने गवर्नर जनरल के आदेश के अनुसार इस काम के लिए नियुक्त किया है कि हिंदुस्तान के विरुद्ध बार बार ज़मान शाह जो तजवीज़ें करता है, उनमें ज़मान शाह को विफल करने के लिए मेहदी अली खां ईरान के दरबार के साथ बातचीत शुरू करे और जारी रखे। बसरा या बगदाद पहुंचकर जितनी जल्दी हो सके आप ईरान के दरबार को अपनी नियुक्ति की सूचना भेज दें और मोटे तौर पर यह लिख भेजें कि आपको भेजने का उद्देश्य उस मेल और मित्रता को फिर से कायम करना है जो पुराने समय में ईरान की सरकार और अंग्रेज़ सरकार के बीच कायम थी। यदि कोई मनुष्य आपसे मिलने के लिए भेजा जाए तो आपका उससे इससे ज़्यादा खुलकर बात करना अच्छा नहीं है, किंतु यदि आपके साथ इस विषय पर जोर दिया जाए तो आप कह सकते हैं, और बातों के साथ साथ मुझे यह आदेश दिया गया है कि मैं हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी इलाकों और ईरान के बीच व्यापार को उन्नति देने के लिए प्रयत्न करूं। निसंदेह व्यापार को उन्नति देना केवल एक आड़ थी। मैल्कम के ईरान भेजे जाने का वास्तविक उद्देश्य इस पत्र के एक वाक्य से जाहिर है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे भेजे जाने का मुख्य उद्देश्य ज़मान शाह को हिंदुस्तान पर हमला करने से रोकना है। दूसरा लक्ष्य
गवर्नर जनरल का यह है कि यदि किसी समय फ्रांसीसी किसी ऐसे मार्ग से भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न करें जिससे ईरान का बादशाह उन्हें रोक सके, तो ईरान के दरबार के साथ संधि कर ली जाए कि वह फ्रांसीसियों के विरुद्ध हमें दिल से पूरी तरह मदद दे। ईरान के बादशाह के साथ संधि कर ली जाए कि इस तरह के उपाय द्वारा जो ईरान के बादशाह और कप्तान मेलकम के बीच तय हो जाएं, ज़मान शाह को हिंदुस्तान के किसी भाग पर हमला करने से रोका जाए, और यदि ज़मान शाह अटक के पार आ जाए या हिंदुस्तान पर हमला कर बैठे तो ईरान का बादशाह इस बात का वादा करे कि वह इस तरह की ज़रूरी तदबीरें करेगा जो ज़मान शाह को फ़ौरन अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए लौटने पर मजबूर कर दें। बाबा खां को अपने एक सहधर्मी और पड़ोसी नरेश के साथ इस तरह विश्वासघात पर राज़ी करने के लिए उसे लोभ देना आवश्यक था। इसलिए मेलकम ने लिख दिया कि यदि कंपनी इस सेवा के बदले में वादा करे कि या तो उस समय तक जिस समय तक कि यह संधि कायम रहे, कंपनी ईरान के बादशाह को 3 लाख रुपए सालाना की सहायता देती रहे, और या ईरान के बादशाह को किसी समय भी जो असाधारण खर्च करना पड़े, कंपनी उसका एक हिस्सा जो अधिक से अधिक 1/3 हो अदा करे। इसके अलावा ज़मान शाह के खिलाफ अफगानिस्तान में उपद्रव खड़े करना भी ज़रूरी था। ज़मान शाह के 2 निर्वासित भाई महमूद और शुजा उन दिनों ईरान में रहते थे। मेलकम को इन दोनों के साथ साजिश करने के लिए कहा गया। इस पत्र में गवर्नर जनरल ने उसे लिखा कि ज़मान खां को रोके रखने के लिए जो अनेक उपाय काम में लाए जा सकते हैं, उन पर विचार करते हुए आप स्वभावतः उन उपायों की और भी उचित ध्यान देंगे जो ज़मान खां के उन निर्वासित भाइयों द्वारा किए जा सकते हैं जो इस समय बाबा खां की शरण में ईरान में रहते हैं। ठीक ठीक मेलकम के ईरान भेजे जाने का एक और उद्देश्य ज़मान शाह के बल इत्यादि का पता लगाना भी था। मेलकम को आदेश दिया गया कि बाबा खां के दरबार में रहते हुए आप ज़मान शाह के बल और उसके वकीलों और अपने विविध पड़ोसियों के साथ उसके राजनीतिक संबंधों का ठीक ठीक पता लगाने का प्रयत्न कीजिएगा, और कोई न कोई ऐसा प्रबंध भी कर दीजिएगा जिससे आइंदा ज़मान शाह के इरादों और हरकतों की हमें ठीक ठीक और समय पर सूचना मिलती रहे। ज़मान शाह का विचार भारत पर हमला करने का कभी रहा हो या न रहा हो, किंतु इसमें संदेह नहीं कि अपने पड़ोस की उस स्वाधीन सल्तनत को निर्बल और विपत्तिग्रस्त रखने में भारत के विदेशी शासकों का हित था। ज़मान शाह के विरुद्ध अंग्रेज़ों की साजिशें बहुत हद तक सफल हुई। मेलकम के ईरान पहुंचने के 2 वर्ष के भीतर ही अफगानिस्तान में आपसी झगड़े, हत्या, रक्तपात और क्रांति का बाजार गर्म हो गया। वह ज़मान शाह जिसके नाम से अंग्रेज़ डरते थे, उसे तख्त से उतार दिया गया था। सन 1801 में ज़मान शाह के सौतेले भाई महमूद ने ज़मान शाह की आंखें निकालकर उसे कैद कर दिया और स्वयं बादशाह बन बैठा। फिर तीसरे भाई शाह शुजा ने महमूद को तख्त से उतारकर ज़मान शाह को कैद से रिहा किया और ख़ुद तख्त पर बैठ गया। यह शाह शुजा बिल्कुल अंग्रेज़ों का आदमी था। निस्संदेह मेलकम और उसके साथियों ने ईरान से बैठे बैठे बड़ी होशियारी के साथ अपना सारा काम पूरा कर लिया। इतिहास लेखक जेम्स मिल एक जगह लिखता है कि उस ज़माने के अंग्रेज़ अपने मतलब के लिए काबुल के बादशाह के हमले की झूठी अफवाह अक्सर उड़ा दिया करते थे। यही चाल उन्होंने एक बार दौलत राव सिंधिया के साथ चली थी। भावी घटनाओं ने साबित कर दिया कि मेलकम को भेजने का वास्तविक उद्देश्य न बाबा खां से दोस्ती करना था और न ज़मान शाह को रोकना था, वरन अफ़गानिस्तान के अंदर खाने जंगियां पैदा करके अफ़गानिस्तान के ऊपर अंग्रेज़ी हमले के लिए मैदान तैयार करना था। मार्क्विस वेलेस्ली के समय में फ्रांस के ईरान के रास्ते भारत पर हमला करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। इसलिए गवर्नर जनरल का अपने पत्र में इस ओर संकेत करना भी केवल एक राजनीतिक चाल थी। मार्क्विस वेलेस्ली ने अपने विशेष दूत ईरान के अतिरिक्त सिंध और पंजाब भेजकर वहां के नरेशों और दूसरे लोगों के साथ भी काबुल के बादशाह के विरुद्ध साजिशें की थी। अंग्रेज़ों की नीति आपको समझ आ रही होगी, ये उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।